बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने बात की थी, ठीक है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में कि किस तरह जो है वो एनर्जी रिच कंपाउंड जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं या उनकी वाटर की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस होती है और किस तरह जो है उनके दौरान, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन्स होती हैं। अगर वो ब्रेक डाउन है, हाइड्रोलिसिस उनकी हो रही है, तो हमें कितनी जो है वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में क्या है मिल रही है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस अगर हम बेसिकली देखें तो ग्लाइकोलाइसिस का जनरल इंट्रोडक्शन यही है, हम इसको इसी तरह फिलहाल यही देखेंगे कि ब्रेक डाउन ऑफ अ ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चंद एक टर्मिनोलॉजीज हैं जो सबसे पहले हमें समझना होंगी, जैसा कि सबसे पहले है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? बेसिकली ये होता है कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस जो हैं वो प्रोसीड हो रहे हैं, उन सबको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज द एंटायर सेट ऑफ एंजाइम catalyze transformations of organic molecules in living cells। लिविंग सेल्स के अंदर जितने भी किस्म के जो रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे जो है वो क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म को जो है वो हम फंक्शनली बेस पे जो है वो दो, या आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे जो है वो आप दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है या जिसे हम कह सकते हैं कि ये पहली क्लास है वो है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और सेकंड वन जो है वो है एनाबॉलिज्म। तो अगर हम जो है वो डिस्कस करते हैं कैटाबॉलिज्म को, तो कैटाबॉलिक पाथवे में ट्रांसफॉर्म फ्यूल इनटू सेलुलर एनर्जी, यानी कि फ्यूल को जो है वो हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सेलुलर एनर्जी के लिए। एनर्जी जो है, अगर सेल को एनर्जी की डिमांड करता है तो हम जो है वो फ्यूल को जो है उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, और एनर्जी जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। या हम इसको जो है वो कॉमनली जो है वो इस तरह से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है। जब उनकी ब्रेकडाउन होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होता है? सेलुलर फंक्शनिंग के लिए जो है वो हम यूटिलाइज कर लेते हैं। एनाबोलिक पाथवे, एनाबोलिक में क्या होता है? रिक्वायर्स इनपुट ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड, यूजफुल एनर्जी प्लस स्मॉल मॉलिक्यूल। हम यूजफुल एनर्जी लेते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या बनता है? कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, जिसके जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं और साथ में सनलाइट की मौजूदगी में जो है वो क्या करते हैं? एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और उस एनर्जी को जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल से किस में कन्वर्ट करवा देते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। तो बेसिकली बेटा ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि थर्मोडायनामिक्स यही बताती है, जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, कि एनर्जी जो है वो ना तो आप बनाते हो और ना ही जो है वो आप उसको खत्म कर सकते हो, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है अगर आप गौर से देखें तो चेंज हो रही है। सनलाइट एनर्जी जो है, ठीक है, जो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो हमारे तक पहुंचती है, वो कन्वर्ट हो रही होती है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। क्योंकि मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, केमिकल्स बन रहे हैं, तो बॉन्ड की शक्ल में जो है वो एनर्जी क्या हो रही होती है? स्टोर होती है। पाथवेज दैट कैन बी आइदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक डिपेंड ऑन द एनर्जी। कौन सा पाथवे जो है वो फॉलो किया जाएगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? एनर्जी के ऊपर। अगर तो सेल को एनर्जी चाहिए होती है, सेल डिमांड करता है किसी फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की, तो अंडरस्टूड बात है कैटाबॉलिक पाथवे होगा। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी ब्रेकडाउन होगी
और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, और जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी। अगर जो है वो हमने एनर्जी की सिंथेसिस करवानी है, कि एनर्जी को सिंथेसाइज करवाना है, एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गया तो एनर्जी को सिंथेसाइज करवाना है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर एनर्जी जो है वो उसको देना पड़ती है। अगर सनलाइट जो है वो एनर्जी ना दे, ठीक है, तो कभी भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आपस में मिलकर जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो सोलर एनर्जी जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो कौन सा पाथवे फॉलो करना होगा, एनाबॉलिक पाथवे। और अगर हमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर है तो फिर कौन सा पाथवे फॉलो करना पड़ेगा, फिर हमें कैटाबॉलिक पाथवे फॉलो अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशंस इन द सेल आर रेफर टू एज द एम्फीबॉलिक पाथवे, कि कंडीशन जो होती हैं सेल की वो जो है वो डिसाइड करती हैं कि इस टाइम जो है वो कौन सा पाथवे जो है वो फॉलो अप किया जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन ऑलमोस्ट एवरी लिविंग सेल। ग्लाइकोलाइसिस हर लिविंग सेल के अंदर होती है, प्लांट्स, एनिमल, जो भी लिविंग सेल्स है ना उसके अंदर क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। इट वाज द फर्स्ट मेटाबॉलिक सीक्वेंस टू बी स्टडीड, ये वो पहला प्रोसेस था या इस रिएक्शन मैकेनिज्म का, ठीक है, वो पहला जो था ना मैकेनिज्म जो स्टडी किया गया था डिटेल के अंदर, जितने भी एनिमल्स के अंदर या लिविंग्स के अंदर जो है वो पाथवे चल रहे हैं, जैसे कार्बन साइकिल, कैल्विन साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जी स्कीम, ये वो सारा, उनमें सबसे पहले जिसको डिटेल में और उसके स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी किया गया था और उसके सीक्वेंस को देखा गया था, वो कौन सा था, ग्लाइकोलाइसिस था। दिस पाथवे इज आल्सो कॉल्ड, ये उस साइंटिस्ट का नाम है एम्पटन मैरोफ पाथवे, ईएम पाथवे भी हम इसको कह सकते हैं, सिंपली ईएम पाथवे। तो इसने उसको क्या किया था, स्टडी किया था। इट अकर्स इन साइटोसोल, तो अब ये कहाँ पर होता है, सेल के अंदर जो साइटोसोल होता है उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है। अब हम बात करते हैं जी डेफिनेशन की। ग्लाइकोलाइसिस इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस एक सिंपल रिएक्शंस नहीं है, ये कई रिएक्शंस का सीक्वेंस है, ठीक है, तब जाके जो है वो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू पायरोवेट और लैक्टेट, हाँ जी, यहाँ पर जो बात उसने की है कि पायरोवेट भी बनता है, लैक्टेट भी बनता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे एरोबिक कंडीशन की, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है तो वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पायरोवेट के अंदर। और अगर हम बात करेंगे एनारोबिक कंडीशन की, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो फिर ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसके अंदर, लैक्टेट के अंदर। दोबारा बात को समझिएगा कि अगर हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एरोबिक कंडीशंस, तो हमारे पास जो बनने वाली फाइनल प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, पायरोवेट होगी। लेकिन अगर हम जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करा रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एनारोबिक कंडीशन के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, लैक्टेट होगी, ठीक है। दोनों कंडीशन के अंदर जो है वो हमारे पास क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं। अब बेसिक फीचर्स जो हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं ग्लाइकोलाइसिस के, उसको देख लेते हैं। टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है जी, ये हर बॉडी के सेल के अंदर जो है ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है। द एंजाइम ऑफ दिस पाथवे आर प्रेजेंट इन साइटोसोमल फ्रैक्शन ऑफ द सेल। अंडरस्टूड बात है कि जब ये सेल के साइटोसोल में हो रहा होगा तो इसको प्रोसीड करवाने के लिए जो एंजाइम्स होंगे वो भी कहां पर एग्जिस्ट करेंगे, साइटोसोल के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, यानी कि एनारोबिक कंडीशन में होती है।
और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी होती है एरोबिक कंडीशन। लैक्टेट इज द एंड प्रोडक्ट अंडर द एनारोबिक कंडीशन। जी वही बात हो रही है कि अगर हमारे पास जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है वो एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में करवाई जा रही है, तो हमारे पास जो फाइनल बनने वाली प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, लैक्टेट होगी। और अगर हम बात करते हैं एरोबिक कंडीशन की, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो पायरुवेट बनती है, और पायरुवेट जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। ग्लाइकोलाइसिस की जो है वो इम्पोर्टेंस को हम देखते हैं तो बेटा ये बेसिकली जो है वो एटीपी की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो एटीपी, अब हम कहते हैं कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो बेटा बेसिकली जो है वो ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट नहीं करता, जैसा कि आपके एरिथ्रोसाइट्स हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट नहीं करता, कॉर्निया है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट नहीं करता है, लेंस है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट नहीं करता है, न्यूरल सेल है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब उसका पावर हाउस ही नहीं है, तो जब पावर हाउस नहीं है तो फिर उस सेल को फंक्शनिंग के लिए जो एनर्जी आती है वो कहां से आती है, तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस जो है जहां पर पावर हाउस भी नहीं जाता वहां पर क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस इज अ मेजर पाथवे फॉर एटीपी सिंथेसिस इन टिश्यूज लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया, उन टिश्यूज के अंदर होती है जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता, जैसा कि एरिथ्रोसाइट्स है, कॉर्निया है, लेंस है, एक्सेट्रा है। तो उनको भी तो एनर्जी चाहिए होती है ना, इन फॉर एग्जांपल इन तीन टिश्यूज को भी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी फिर कहाँ से लेंगे, तो वो जो एनर्जी है वो फिर कहाँ से लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जो है वो एनर्जी लेते हैं। Glycolysis is very essential for brain, which is dependent on glucose for energy. हाँ जी, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ब्रेन जो है उसको क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे एनर्जी हासिल करता है, ग्लूकोज से हासिल करता है। इसका मतलब ये है कि और भी सोर्सेज हैं जिससे जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन होती है, एनर्जी जो है वो हम गेन कर सकते हैं, वो आप जानते होंगे बेटर वे में, अगर नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस कर लेंगे। The glucose in brain has to undergo glycolysis before it is oxidized to carbon dioxide और water. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होने से पहले पहले क्या हो जाती है, ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो चुकी होती है ब्रेन के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस इज अ सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे with many of its intermediates providing the branch point to the other pathways। हाँ जी, वो कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस को आप एक सिंपल रिएक्शन ना समझो, बल्कि ग्लाइकोलाइसिस की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के दरमियान हमारे पास इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उनसे भी जो है वो उनसे भी जो है वो आगे न्यू पाथवे जो है वो क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, बहुत से प्रोसेसेस जो है वो क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। ठीक है, The intermediate of glycolysis are useful for the synthesis of amino acid and fat। जैसा कि उसने एग्जांपल दी है कि हम ग्लाइकोलाइसिस को एक सिंपल रिएक्शन ना समझे, सिंपल पाथवे ना समझे, बल्कि ये क्या होता है कि इसके दौरान जो है वो इंटरमीडिएट जो बनते हैं उससे बहुत सी यूजफुल प्रोडक्ट बनाई जाती हैं। जैसा कि उसने एग्जांपल दी है कि ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में जो इंटरमीडिएट बनते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, अमाइनो एसिड से क्या बनती हैं, प्रोटीन्स वगैरह बनती हैं। इसी तरह फैट्स हैं, फैट बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लूकोज एंट्री इनटू सेल। सबसे पहले जो प्रोसेस है वो ग्लूकोज की एंट्री का है कि ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर कैसे एंटर होता है। चूंकि हम जानते हैं कि सेल जो होता है
उसके बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें स्मॉल पोर्स होते हैं और वहां से लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर पास आउट नहीं हो सकते। तो फिर क्या होता है, तो फिर ये होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ चैनल्स या स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो ग्लूकोज या लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज को ट्रांसफर करने के लिए जो है वो दो किस्म के ट्रांसपोर्टर्स यूज होते हैं। एक है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 और एक है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। बेसिकली ये अपने फंक्शन के लिहाज से और अपने सेल टाइप के लिहाज से या टिश्यू टाइप कह सकते हैं कि टिश्यू टाइप के लिहाज से क्या होते हैं, डिफरेंट हैं। यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो है ये और टिश्यूज के लिए है और सेल्स के लिए है, और जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है ये किसी और सेल के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं जी। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 transports glucose from extracellular fluid to muscle cell and adipocytes। वो कहता है जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है वो ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज की एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से कौन कौन से सेल के अंदर, एक तो मसल सेल है और दूसरा क्या है, एडिपोसाइट्स हैं। अब ये जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है ये क्या होती है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये इंसुलिन को क्या करते हैं, उसके अंडर जो है उसकी इन्फ्लुएंसेस जो है वो क्या करते हैं, इनको अफेक्ट करती है कि इंसुलिन जो है ये कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है किसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज को, ठीक है, इनटू द मसल सेल और एडिपोसाइट्स। एंड डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन डेफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया है कि अगर डायबिटीज मेलाइटस की बात करते हैं तो अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर वो क्या करती है कि वो, अब इंसुलिन तो सेल के अंदर आ ही नहीं रही, तो फिर वो क्या करती है कि वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है, उसको जो है वो हिंडर्स कर देती है कि वो नेक्स्ट जो है वो ग्लूकोज की सेल के अंदर एंट्री ना होने दे। ठीक है, तो ये बेसिकली फिर किस पे डिपेंड करती है, इंसुलिन पे डिपेंड करती है। अगर इंसुलिन की मिकदार जो है वो ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, तो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट भी जो होगी वो ज्यादा होगी। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो रही है तो वो फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को जो है वो रेगुलेट करवाती है कि भाई अभी ग्लूकोज जो है वो उसकी इंसुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, इस वजह से आप ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट जो है वो भी क्या करो, कम करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। ये जो है ये स्पेशलाइज्ड होता है किसके लिए, लिवर सेल्स के लिए। ठीक है, और ये जो है ये इंसुलिन के अंडर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इज द ट्रांसपोर्टर इन लिवर सेल। ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, लिवर सेल्स के अंदर करता है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है किसके अंदर, लिवर सेल्स के अंदर। इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंसुलिन, ये इंसुलिन के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता। रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, मैंने पहले भी कहा है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो किसी एक रिएक्शन को नहीं कहते बल्कि बहुत से रिएक्शंस के सीक्वेंस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो उस सीक्वेंस को, रिएक्शंस ऑफ सीक्वेंस को क्या किया गया है, बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हिस्सा जो है वो है डिवाइडेड, 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो हिस्सा है या प्रोसीजर है वो क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। यहाँ पर जो है वो हम एनर्जी लगाते हैं इनपुट के तौर पे। ठीक है, वो फेज है। दूसरा जो है वो सेकंड फेज जो है वो उसकी स्प्लिटिंग फेज है कि जहाँ पर रिएक्शंस या मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं। और थर्ड वन जो है वो एनर्जी जनरेशन फेज होती है। इसका मतलब ये है कि हम जो है वो पहले प्रोसेस में जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या आती है, एनर्जी प्रोडक्शन आ जाती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज।
ग्लूकोज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ग्लूकोज हासिल किया जाता है जी? डाइट से हासिल किया जाता है। इसी तरह ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कार्बोहाइड्रेट से, उससे भी क्या होता है जो है वो हमें ग्लूकोज हासिल होता है, जैसा कि ग्लाइकोजन है, स्टार्च है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ग्लूकोज, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बयान कर रहा है कि ग्लूकोज का सोर्स क्या है। तो डाइट है हमारा सोर्स ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। अब ये जो सारे है ना, ये हमें प्रोवाइड करते हैं ग्लूकोज को। जब ये ग्लूकोज जो होती है ना, ये एक 6 कार्बन जो है वो शुगर होती है। तो 6 कार्बन शुगर को क्या कहेंगे? हेक्सोज, हेक्सोज कहेंगे। क्या कहेंगे? हेक्सोज। तो ये क्या करता है, हेक्सोज जो है, फिर इसकी जो है वो हम फास्फोरिलेशन जो है वो करवाते हैं। फास्फोरिलेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ता है कि वो एक स्पेसिफाई एंजाइम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हेक्सोज फास्फेट। क्या कहते हैं जी? हेक्सोज फास्फेट। वो क्या करता है, इनको हेक्सोज फास्फेट पूल के अंदर लेके आता है। हेक्सोज फास्फेट पूल के अंदर जब आता है तो हेक्सोकाइनेज के जरिए से उनकी क्या हो जाती है? फास्फोरिलेशन जो है वो हो जाती है। फ्री ग्लूकोज इज फास्फोरिलेटेड टू ग्लूकोज 6 फास्फेट बाय हेक्सोकाइनेज। तो जब उसकी फास्फोरिलेशन हो जाएगी तो वो फिर क्या कहलाएगी? ग्लूकोज 6। अब यहाँ पर 6 क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि मैंने ये बताया कि जो ग्लूकोज होती है वो 6 मेंबर्ड शुगर होती है, 6 कार्बन मेंबर्ड शुगर होती है। तो इसकी 6 कार्बन के ऊपर क्या होता है? फास्फोरिलेशन, यानी कि इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो आकर क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट। सेकंड फेज जो है वो है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। Hexokinase splits the ATP into ADP and inorganic phosphate. The inorganic phosphate is added to the glucose. ठीक है, hexokinase is a key glycolytic enzyme. अंडरस्टूड बात है कि हेक्सोकाइनेज जो है वो सबसे पहला प्रोसेस करता है। वो कौन सा है? वो ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन मेंबर्ड शुगर की जो है वो फास्फोरिलेशन करवाता है। अगर उसकी फास्फोरिलेशन ना हो तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो स्टार्ट नहीं होती। तो ये देखिए, ये रिएक्शन है जी, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम आया है या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम आया है। उसने एटीपी जो है वो कन्वर्ट करवा दिया किसके अंदर? एडीपी, इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो अटैच कर दिया गया है ग्लूकोज के 6 कार्बन के ऊपर। और इस रिएक्शन के दौरान जो है वो मैग्नीशियम जो है वो एज ए कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है। Phosphorylated sugar molecules do not readily penetrate cell membranes without a specific carrier। फिर वही बात हो गई कि जब जो है उसकी फास्फोरिलेशन हो चुकी होती है तो वो सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? पहली बात तो ये है कि वो पहले से ही क्या था? एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था। ठीक है, और जब उसके ऊपर फास्फेट ग्रुप भी आकर, इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप भी आकर अटैच हो गया तो उसका साइज जो है वो क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। इसी वजह से वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो फिर क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ कैरियर्स होते हैं। ठीक है, दिस कमिट्स ग्लूकोज टू फर्दर मेटाबॉलिज्म इन द सेल। तो अब वो क्या करते हैं? इसको सेल के अंदर ले जाते हैं फर्दर मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, in all tissues the phosphorylation of glucose is catalyzed by hexokinase, one of the 3 regulatory enzyme of glycolysis। कहता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, उनमें जो पहला एंजाइम होता है वो होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स। ठीक है, उसमें सबसे पहली जो पार्टिसिपेशन होती है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की होती है कि वो फास्फोरिलेशन करवा देता है। ये इंशाल्लाह कौन कौन से रेगुलेटरी एंजाइम्स है ये हम जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो वैसे वैसे हम इनको जो है वो डिटेल में देखेंगे। अब जो है वो यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी, हेक्सोकाइनेज एंजाइम और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम में डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। हेक्सोकाइनेज जो है वो इन ऑल टिश्यू में एग्जिस्ट करता है,
लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है वो लिवर के अंदर करता है। इनकी कंसंट्रेशन जो है वो है 10⁻⁻² मिलीमोल पर लीटर, लेकिन ग्लूकोज जो है ग्लूकोकाइनेज जो है वो है 20 मिलीमोल पर लीटर। अफिनिटी टू सबस्ट्रेट, इसकी अफिनिटी जो है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और इसकी अफिनिटी ग्लूकोकाइनेज की अफिनिटी क्या है, कम है। फिर है स्पेसिफिसिटी, जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज यानी कि एल्डो शुगर पे भी अटैक कर देता है, कीटो शुगर पे भी अटैक कर देता है, जौन सी शुगर जो है वो उसको नजर आती है उसके ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है, चूंकि नाम से जाहिर है कि ग्लूकोज से निकला है, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक है किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, ये ग्लूकोज के ऊपर ही अटैक करता है। इंडक्शन जो है नॉट इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड बाय इंसुलिन एंड ग्लूकोज। फंक्शंस में जो है, इवन व्हेन ब्लड शुगर लेवल इज लो, जब ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, लो होता है, ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड बाय बॉडी सेल। याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस का अगर हम बात करते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम की, तो वो जो है वो रेगुलेट नहीं होता किससे, इंसुलिन से, या हम कह सकते हैं कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल क्या है, ज्यादा है या कम है, बस उसका काम जो है वो अपना काम जो है वो परफॉर्म करता रहता है। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज होता है उसको रेगुलेट करवाया जाता है, और ये सिर्फ उसी वक्त एक्ट होता है जब ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 100 मिलीग्राम पर जो है वो लीटर जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो लिवर जो है उसको पकड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो चुका होता है। तो फिर ग्लूकोकाइनेज जो है वो क्या करता है, उसकी फंक्शनिंग परफॉर्म करता है कि ग्लूकोज को पकड़ता है, ठीक है, और उसकी जो सिंथेसिस है ग्लाइकोजन के अंदर, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल स्टोरेज फार्म होती है ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल में स्टोर होता है। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो ग्लूकोज की स्टोरेज फार्म कौन सी होती है, प्लांट्स के अंदर स्टार्च होती है, ठीक है। लास्ट स्लाइड है आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर जो है वो आइसोमराइजेशन होती है, अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर आइसोमेरेज एंजाइम्स होगा, ठीक है। तो glucose 6-phosphate is a central molecule with a variety of metabolic fates, glycolysis, glucogenesis and HMP pathway. ये हम पाथवे जो है वो इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। द आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज एन एल्डो शुगर टू अ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फ्रुक्टोज के अंदर। ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है, फ्रुक्टोज क्या है, एक कीटो शुगर है। तो इस वजह से जो है इसे हम क्या कहते हैं कि ये रहेंगे कार्बन एटम ही 6 कार्बन ही होंगे, लेकिन वो आइसोमराइजेशन हो जाती है ग्लूकोज 6 से किसमें, फ्रुक्टोज 6 में। तो ये जो रिएक्शन है ये परफॉर्म करवाता है फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, आइसोमेरेज है तो आइसोमराइजेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो ग्लूकोज फास्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, ठीक है। आइसोमराइज मोस्टली जितने भी आइसोमराइजेशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर डबल हेडेड एरो जो है वो शो किया गया है। उम्मीद है आपको ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसको फर्दर जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे। अल्लाह हाफिज।